नमस्कार दोस्तों। कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने हर साल 25 जून को सरकारी स्तर पर संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया। इसी दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। मोदी सरकार का तर्क है कि उस समय की सरकार द्वारा सत्ता का घोर दुरुपयोग किया गया और भारत के लोगों पर अत्याचार और जातियां की गई। भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा की। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दावा था कि जयप्रकाश नारायण ने सैनिक बलों और पुलिस बलों से कहा कि वो कांग्रेस शासकों के अवैध आदेशों को न माने, जिसके कारण देश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी गई और भारतीय गणतंत्र का अस्तित्व खतरे में पड़ गया। मोदी सरकार ने आपातकाल की अवधि के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग का सामना और संघर्ष करने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किया है। विपक्ष का कहना है कि संविधान की अपनी अहमियत है। विपक्ष ये बात भी कह रहा है कि इस बात की चर्चा कभी नहीं होती कि संविधान किसने बनाया। संविधान बनने से पहले भारत की किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था। इन जातियों को ना पढ़ने का अधिकार था, ना बोलने का अधिकार था और ना ही संसाधनों पर इनका अधिकार था। सब कुछ राजाओं और धर्मगुरुओं का था। ये संविधान है जिसने साधारण से साधारण जातियों और वर्गों को मुख्य धारा में लाने का माहौल बनाया और उन्हें मौका भी दिया। इतिहास और मानव जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई हैं। मानव ने उनसे सीखा है और सीखकर मानवीय सभ्यता आगे बढ़ी है, क्योंकि तत्कालीन डिसीजन समय की परिस्थितियों के अनुसार लिए जाते हैं और प्रत्येक सत्ता और सरकार का ये प्रयास रहता है कि भविष्य में इस तरह की गलतियां ना हो। ऐसे तो आरएसएस और बीजेपी ने भी अनेक गलतियां की हैं। क्या उनकी हर गलती का एक दिवस मनाना चाहिए? जैसे पुलवामा हमले और सर्जिकल स्ट्राइक के लिए सर्जिकल स्ट्राइक दिवस या विश्वासघात दिवस मनाया जाना चाहिए। इसी तरह नोटबंदी और जीएसटी के लिए इकोनॉमी बंटाधार दिवस, 15-15 लाख हर एक के खाते में आएंगे, इसके लिए वादा खिलाफी दिवस मनाया जाना चाहिए। आर्थिक असमानता और हर साल अनेक भारतीय भारतवर्ष छोड़कर विदेश में बस रहे हैं, उसके लिए क्या नामकरण किया जाए? लूट कर भाग जाओ दिवस। 10-11 साल में 20 से 22 करोड़ रोजगार ना मिलने को क्या नाम दिया जाए? झूठ या गप्पू दिवस। किसान आंदोलन के दौरान 750 किसान मारे गए, उसे क्या किसानी हत्या दिवस के रूप में मनाया जाए? जून 2024 में लोकसभा के चुनाव में लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अनंत कुमार और अरुण गोविल ने जो संविधान बदलने संबंधी बयान दिए, उसे संविधान को कुचलना और बदलना दिवस के रूप में मनाया जा सकता है। इसी तरह अगर हम बात करें, सरकारी कर्मचारियों और पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन बंद कर दी गई, उसे क्या नाम दिया जाए? बुढ़ापा शोषण दिवस। इसी तरह अग्निवीर और अग्निपथ योजना को लेकर भी एक दिवस मनाया जा सकता है, युवा रोजगार सत्यानाश दिवस। लोकसभा चुनाव की रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अदानी और अंबानी से टेम्पो भर भर कर कांग्रेस को पैसे आए और अंबानी के बेटे की शादी में मोदी एक इवेंट की तरह शामिल हुए, जिसकी आलोचना भी की जा सकती है और इसके लिए भी एक दिवस मनाया जा सकता है, शादी विवाह प्रदर्शन दिवस। इसी तरह इतिहास की अनेक कमियों के ऊपर अनेक दिवस मनाए जा सकते हैं। भारतवर्ष की आज़ादी की लड़ाई में, आंदोलनों में आरएसएस का कोई योगदान नहीं है, इसकी आलोचना को लेकर भी एक दिवस मनाया जा सकता है, अंग्रेजों की सरपरस्ती का दिवस। वैसे राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है। आरोप प्रत्यारोप प्रत्येक चुनाव में अलग अलग होते हैं और कुछ समय बाद खत्म हो जाते हैं। वोट के माध्यम से जनता फैसला करती है। ये बात भी तय है कि लोकतंत्र में हम गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। ऐसे ही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई और अगले ही चुनावों में देश की जनता ने इंदिरा गांधी को हरा दिया और उसे सजा दी। उसके बाद अगले चुनावों में इंदिरा गांधी को दोबारा जीत मिली। यानी अगर इंदिरा गांधी से कोई गलती हुई तो जनता ने उसकी सजा उसे तभी दे दी। अगर आज के कांग्रेस नेतृत्व की बात करें तो राहुल गांधी ने भी आपातकाल की आलोचना की है और उसे एक गलत डिसीजन बताया है। अब बात करते हैं
आपातकाल के बैकग्राउंड की, यानी आपातकाल का इतिहास क्या है, आपातकाल क्यों लगाना पड़ा। मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, तब लाल बहादुर शास्त्री ही प्रधानमंत्री थे। युद्ध विराम की घोषणा हुई और भारत पाकिस्तान शांति वार्ता के लिए शास्त्री जी सोवियत संघ गए, जहां उनकी मृत्यु हो गई। कांग्रेस पार्टी ने अपनी तरफ से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना। जानकारों का मानना है कि कांग्रेस में पूंजीवादी विचारधारा के मोरारजी देसाई और कुछ अन्य नेता इंदिरा गांधी को गरीबों के पक्ष में सुधार लागू नहीं करने देना चाहते थे। इसी दौर में इंदिरा गांधी ने पुराने राजाओं और पूंजीपतियों के द्वारा चलाए जा रहे प्राइवेट बैंकों के राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी। इसी दौर में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कांग्रेस में दो धड़े बन गए। अंत में इंदिरा गांधी के प्रत्याशी की जीत हुई। इसी तरह कांग्रेस का पूंजीवादी धड़ा इंदिरा गांधी के सामने हार गया। 1971 के चुनावों में इंदिरा गांधी 2/3 बहुमत से चुनाव जीत गई। भारत सरकार को पुराने राजाओं को प्रीवी पर्स के नाम से एक बहुत बड़ी राशि भुगतान करनी पड़ती थी। ये राजे महाराजे अधिकतर आरएसएस को समर्थन देते थे। इंदिरा गांधी सरकार ने राजाओं को दिया जाने वाला प्रीवी पर्स समाप्त कर दिया। इंदिरा गांधी और उसकी सरकार इस पैसे को गरीबों के लिए खर्च करना चाहती थी। इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की। इसी कार्यक्रम में एक कार्यक्रम ये भी था कि सरकार सीलिंग कानून के माध्यम से बड़े जमींदारों से प्राप्त जमीन को भूमिहीन लोगों में बांटेगी। इंदिरा गांधी ने संविधान में संशोधन करके प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ दिया। आरएसएस के लोग बहुत नाराज हुए। आरएसएस जो एक पूंजीवादी लोगों का ग्रोह था, इन लोगों ने इंदिरा गांधी की सरकार को गिराकर सत्ता पर कब्जा करने का निर्णय लिया। आरएसएस ने कांग्रेस के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू किया। पहले गुजरात में कांग्रेसी मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल की सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया गया, जिसे नवनिर्माण आंदोलन नाम दिया। लेकिन इस तरह के आंदोलनों के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इंदिरा गांधी को नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि उस समय के लोग आरएसएस की इज्जत नहीं करते थे और आरएसएस की समाज में कोई स्वीकार्यता नहीं थी। इसीलिए आरएसएस को किसी गांधीवादी नेता की जरूरत थी। आरएसएस के लोगों ने जयप्रकाश नारायण से गुजारिश की कि वो आंदोलन का नेतृत्व करें। कुछ विद्वानों का मत है कि जेपी मानते थे कि नेहरू के बाद उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए था। वे अपनी उपेक्षा से नाराज थे और इसी कारण वो इंदिरा गांधी से भी नाराज हो गए। जेपी ने इंदिरा गांधी के खिलाफ बिहार में एक आंदोलन शुरू किया और इसे संपूर्ण क्रांति आंदोलन नाम दिया गया। उस समय जयप्रकाश नारायण से पत्रकारों ने पूछा कि आरएसएस तो एक फासिस्ट संगठन है, तो जयप्रकाश नारायण ने जवाब दिया कि अगर आरएसएस फासिस्ट है तो मैं भी फासिस्ट हूं। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस के नेताओं के साथ बदतमीजी की गई, अभद्रता की गई। हालांकि बाद में जेपी का आंदोलन दो फाड़ हो गया। इस आंदोलन के लिए घोर पूंजीवादी देश अमेरिका की एजेंसी CIA से पैसा आया और इसी आंदोलन के दौरान जेपी ने सेना से भी बगावत करने का आह्वान किया। रेल आंदोलन शुरू किया गया और डायनामाइट लगाकर रेलवे ट्रैक उड़ा दिए गए। इसी दौर में इंदिरा गांधी पर पत्थरों से हमला किया गया। चारों ओर अराजकता और अव्यवस्था फैल गई। इसीलिए इंदिरा गांधी ने सरकार को ठप करने की हालात पैदा करने वाले सभी नेताओं को जेल में डाल दिया और इस तरह आपातकाल की घोषणा कर दी गई। हालांकि 1.5 साल के बाद इंदिरा गांधी ने आपातकाल को वापस ले लिया और सभी विरोधी नेताओं को रिहा कर दिया गया और चुनावों की घोषणा कर दी गई। अगले चुनावों में कांग्रेस और इंदिरा गांधी की हार हुई और 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी। पहली बार भारत की सरकार में आरएसएस के लोग मंत्री बने। आरएसएस कोटे से अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी मंत्री बनाए गए। यहीं से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भारत की राजनीति में मुख्य रूप से प्रवेश हो गया। हालांकि बाद में जनता पार्टी टूट गई और 2.5 साल बाद जनता पार्टी की सरकार आपसी जूतम पैजार के बाद गिर गई। इसके बाद दोबारा चुनाव हुए और कांग्रेस बहुमत में आ गई, यानी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन गई और 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। एक तथ्य
जिसकी यहाँ चर्चा करना बहुत जरूरी है कि आपातकाल लगा, उसका विश्लेषण प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक विचारधारा अपने अपने अनुसार और अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं। ये बात भी तय है कि अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, परंतु ये बात भी सच है कि साधारण जनता पर आपातकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दूसरी तरफ आज के आरएसएस और बीजेपी राज में एक तरह से अघोषित आपातकाल लगा हुआ है, जिसका शिकार किसान, जवान, नौजवान, आम लोग, राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार, मजदूर, छात्र संगठन, छात्र, महिला, शिक्षक, किसान संगठन, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय, यहाँ तक कि अदालतें भी हो रही हैं। यानी इतिहास में हुई अनेक गलतियों की आलोचना और समालोचना होती रहनी चाहिए। आरएसएस और बीजेपी का उद्देश्य अपने एजेंडों की पूर्ति करना है, चाहे उसके लिए साम दाम दंड भेद की नीति ही क्यों ना अपनानी पड़े। वैसे प्रत्येक दौर, प्रत्येक काल और प्रत्येक प्रधानमंत्री की अपनी अपनी उपलब्धियां रही हैं और अपनी अपनी कमियां रही हैं। यानी उनके समय की जो परिस्थितियां थी उन्हीं के अनुसार उन्होंने काम किया और डिसीजन लिए। आज की मोदी सरकार संविधान हत्या दिवस मनाकर ऐसा तो नहीं कि अभी कई लाशें बिछानी हैं इसलिए मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। नमस्कार।